एवरीवन, आई एम ऋषभ दुबे एंड यू आर वाचिंग गाइडमेंट। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में मैं क्लास 10th का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली दो चीजों को पढ़ेंगे, वो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। है तो ये दो चीजें, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा टॉपिक छुपा हुआ है, तो सारे टॉपिक को हम लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा। हालांकि ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है बाकी चैप्टरों से, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। इस चैप्टर में आप लोगों को ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं मिलेंगे बाकी चैप्टर्स की तरह, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे डेरिवेशंस थे, फॉर्मूलाज थे, लेकिन इस चैप्टर में आपको ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं मिलेंगे। हार्डली 3-4 फॉर्मूला है। एक है स्नेल्स लॉ का, एक है मिरर फॉर्मूला, एक है मैग्निफिकेशन का। तो यही 3-4 फॉर्मूला आप लोगों को इस चैप्टर में मिलेगा। लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट जितना भी है वो सारा इंटरेस्टिंग है और मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छे तरीके से सारे चीज को डिलीवर करने का। तो पहला चीज हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि लाइट लिखा हुआ है, तो लाइट हम लोगों को पहले समझ लेना होगा, तब हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। तो लाइट आखिर है क्या? तो दोस्तों, लाइट एक ऐसा हथियार है जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी चीज को देख सकते हैं। अगर लाइट नहीं रहेगा इस दुनिया में तो हम लोगों को सारा जो आसपास अगल बगल जो भी चीज है कुछ भी नहीं दिख सकता है। यानी हम लोगों के लिए दुनिया पूरी डार्क दिखेगी, यानी अंधकार अपने चारों ओर दिखेगा। तो लाइट हम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि जैसे हम लोग एक डार्क रूम में है, लाइट बंद है, कुछ नहीं है लाइट का सोर्स, तो उस रूम में क्या हम लोग अपने आसपास के रखे हुए जितने भी ऑब्जेक्ट्स है देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते, क्योंकि लाइट नहीं है वहां पे। लेकिन जैसे ही हम लोग उस रूम के बल्ब को ऑन करते हैं तो हम लोगों को तुरंत आसपास की जितने भी चीज है सारे कुछ विजिबल हो जाते हैं। तो लाइट का ही ये कमाल है कि सब कुछ विजिबल हो गए। तो जब हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग ये चीज समझ सकते हैं कि कैसे लाइट को ऑन करने पे वो सारा चीज विजिबल हो गया, लेकिन जब लाइट ऑफ था तो वो सारा चीज विजिबल नहीं था। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग इस चीज का आंसर कर सकते हैं कि कैसे हम लोगों को वो सारा ऑब्जेक्ट दिख रहा था लाइट के ऑन होने के बाद। ये चैप्टर मैंने पहले ही बोला है कि इंटरेस्टिंग है, यानी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हायर स्टडीज में भी ये काम आएगा। तो पहला चीज जो मैंने बोला कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी थिंग्स, ये चीज तो मैंने बता ही दिया कि लाइट एक तरह का एनर्जी है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी चीज को देख सकते हैं। अगर लाइट नहीं रहा तो हम लोग कोई भी चीज को देख नहीं सकते हैं, वो नेचुरल लाइट हो या आर्टिफिशियल हो। नेचुरल कहने का मतलब सन का जो लाइट है वो नेचुरल हो गया, और आर्टिफिशियल लाइट कहने का मतलब जो हम लोग खुद से बना रहे हैं, यानी जो मान लीजिए हम लोग घर में मरकरी लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, ये सब आर्टिफिशियल लाइट का एग्जाम्पल है। अब आते हैं हम लोग नेचर पे। नेचर कहने का मतलब लाइट का प्रॉपर्टीज पे, यानी लाइट के बारे में हम लोग कुछ और जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड नॉन मैकेनिकल वेव। तो यहाँ पे आप लोगों को दो नया वर्ड दिख रहा होगा, एक है इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेडिएशन और एक है नॉन मैकेनिकल वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? हालांकि ये चीज आप लोगों के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में है, तो वो जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन तब भी मैं थोड़ा सा बात इसके बारे में बता देता हूँ। मैग्नेटिक रेडिएशन क्या है कि ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डिस्टर्बेंस के कारण प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसको हम लोग फिर अगले चैप्टर में फिर पूरा डिटेल में देखेंगे। और नया चीज है वो है नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव कहने का मतलब क्या हो गया कि वैसा वेव जिसको कोई मटेरियल का हेल्प नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए। और मैकेनिकल वेव में क्या होता है कि उसको किसी मटेरियल का हेल्प चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। मटेरियल कहने का मतलब जैसे आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का एग्जांपल ले लीजिए। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट को ट्रेवल करने के लिए वायर चाहिए होता है। अगर वायर नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल नहीं कर सकता एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। लेकिन वेव जो है किस तरह का वेव, तो नॉन मैकेनिकल वेव, उसको कोई एक्सटर्नल सोर्स का हेल्प नहीं चाहिए, यानी कोई मटेरियल का हेल्प नहीं चाहिए एक मीडियम में फ्लो करने के लिए। तो यही चीज है नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी उसको मटेरियल चाहिए होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में। ठीक है, अब वेव क्या होता है ये आप लोग पहले से ही जानते हैं। वेव एक तरह का डिस्टर्बेंस है जो क्या करता है, एक पॉइंट से एनर्जी को दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर कर रहा है। यानी मान लीजिए यहां से यहां हम लोगों को एनर्जी ट्रांसफर करना था, तो वेव क्या है? वेव जो है एक ऐसा डिस्टर्बेंस है जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एनर्जी को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो लाइट वही चीज बोला जा रहा है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड ए नॉन मैकेनिकल वेव। तो ये इसी दोनों का फॉर्म है। और अगला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखिए क्या है। तो लाइट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेव एंड ए पार्टिकल। तो लाइट का जो है वेव नेचर
और पार्टिकल नेचर यहाँ पे आप लोगों को क्लियर होगा। इसी चीज को हम लोग डुअल नेचर ऑफ लाइट भी कहते हैं, यानी लाइट जो है वो वेव नेचर भी शो करता है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है। वेव नेचर कहने का मतलब कि हम लोग उसको वेव थ्योरी से समझ सकते हैं लाइट को, और पार्टिकल नेचर का मतलब हम लोग पार्टिकल थ्योरी से समझ सकते हैं। तो इनिशियली क्या हुआ था, जब बहुत पहले का बात है, जब लाइट के बारे में जस्ट डिस्कवर किया गया था, तो उस टाइम लाइट को जो है सब लोग वेव नेचर का समझ के चलते थे। लेकिन हम लोग के पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रॉब्लम आया, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव नेचर नहीं समझा पा रहा था, तो वहां पे हम लोगों का ये वेव नेचर जो है फेल कर गया। तब हम लोगों को आइंस्टीन साहब ने एक नया चीज बताया, वो था पार्टिकल नेचर। तब हम लोगों को पार्टिकल नेचर की हेल्प से ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने में हेल्प मिला, और तब हम लोग समझे कि लाइट सिर्फ वेव नेचर का नहीं होता है, पार्टिकल नेचर का भी होता है। तो वेव नेचर के जुड़े हुए कुछ फेनोमेना है, वो क्या क्या है तो जान लीजिए। डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस है, और भी है पोलराइजेशन जैसे। और पार्टिकल नेचर से जुड़े हुए कुछ फेनोमेना है, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जैसे और भी कुछ है जैसे क्वांटम इफेक्ट। ये सारे पार्टिकल नेचर को बताते हैं लाइट के। तो हालांकि ये सब चीज हायर स्टडीज में है, अभी है नहीं, लेकिन मैं जस्ट थोड़ा सा बता दिया ब्रीफली, ताकि आप लोगों को दिमाग में रहे ये चीज जानना, कोई बुरी बात है नहीं, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को डुअल नेचर भी कहा जाता है, इस प्रॉपर्टी को डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर इसलिए क्योंकि ये दोनों नेचर शो करता है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। ठीक दोस्तों, हम लोग लाइट के अगले नेचर को देखते हैं, तो वो क्या है। तो लाइट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ नियरली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर और वैक्यूम। इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए हम लोग एक डार्क रूम में जो बंद थे, और अचानक से हम लोगों ने बल्ब को ऑन किया, तो हम लोगों को सारा कुछ विजिबल हो गया। तो इस विजिबिलिटी आने में क्या हम लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लगा? बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही हम लोगों ने बल्ब को ऑन किया तो हम लोगों को सब कुछ विजिबल हो गया। तो ये चीज बहुत ही फास्ट हुआ। तो ये जो फास्ट एक्शन था, इसके पीछे का रीजन क्या था? तो ये था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि है स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड बहुत ही बड़ा क्वांटिटी है एक्चुअली, 3 × 10⁸। जैसे ही आप लोग लिखिएगा तो पता चल ही जाएगा 3 × 10⁸ कितना बड़ा चीज है। तो इसी के कारण हम लोगों को इतना जल्दी लाइट दिख जाता है जैसे ही फॉल होता है कोई भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। अब अगला चीज है प्रॉपर्टी क्या, तो देखिए, तो लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। यानी लाइट हमेशा जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कहते हैं। स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पे ही ट्रेवल करेगा, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन भी कहते हैं। दोस्तों, एक और बात जो जानने लायक है वो यह है कि लाइट जो हम लोगों को विजिबल होता है, यानी जो हम लोगों के घर में है, बल्ब वल्ब जो ऑन करते हैं, मरकरी या जो भी है, एलईडी बल्ब लगा हुआ है, तो ये सब हम लोग को विजिबल हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि वो एक हम लोग के विजिबल रेंज में रहता है। यानी जब लाइट का वेवलेंथ 400 to 700 नैनोमीटर के रेंज में रहता है, तो इस कैटेगरी को हम लोग विजिबल लाइट कहते हैं। यानी इस कैटेगरी में जो भी लाइट आएंगे वो हम लोग अपने आई से देख सकते हैं, लेकिन इसके बाहर के लाइट या इसके 400 के कम के लाइट रेंज को हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ये वेवलेंथ है एक्चुअली, जिसको लैम्डा से नोट करते हैं, इसको हम लोग आगे अभी देखेंगे। ये वेवलेंथ का बात हो रहा है कि इतना वेवलेंथ तक रहा तभी हम लोग किसी भी लाइट को देख सकते हैं, नहीं तो नहीं देख सकते हैं। एक और चीज है जानने लायक, वो क्या है कि क्योंकि ये जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो ये जब स्ट्रेट लाइन जो हम लोग दिखा रहे हैं वो अगर एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से दिखाएं तो इसको हम लोग रे कहते हैं, लाइट का रे। और जब हम लोग मल्टीपल स्ट्रेट लाइंस ले लें, यानी बंच ऑफ स्ट्रेट लाइंस ले लें, ऐसा कुछ बहुत सारे स्ट्रेट लाइन लेके लाइट को दिखाएं, तो इसको हम लोग बीम कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। एक्चुअली ये क्या है? ये भी तो रे है, लेकिन बहुत सारा रे है। ये क्या है? बहुत सारा रे है, यानी बंच ऑफ रे है, यानी बहुत सारे रे मिलकर बीम ऑफ लाइट बनाता है। तो रे और बीम में आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया होगा, इसको जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों, हम लोगों को लाइट के बारे में बहुत सारा जानकारी मिल गया। तो अब हम लोग आते हैं कि लाइट में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, तो उसको हम लोग देखते हैं क्या करके। तो लाइट जो है दोस्तों, मैंने पहले भी बोला कि ये लाइट में दो चीजों को हम लोगों को पढ़ना है। एक क्या है? तो रिफ्लेक्शन, और दूसरा है रिफ्रैक्शन।
तो पहले हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को थोड़ा अपने तरीके से समझ लेते हैं। आगे तो हम लोग फिर इसको डिटेल में देखेंगे ही एक एक करके, लेकिन तब भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि लाइट के बाद ही लिखा था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो आप लोग बोलेंगे कि आप बिना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को बताए ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिस्कशन इसके बारे में कर ही लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन पहले क्या है तो जान लीजिए। तो जैसे दोस्तों एक सरफेस है जो कि पॉलिश्ड है। पॉलिश्ड कहने का मतलब कि इसके थ्रू कोई भी लाइट का रे पास नहीं हो सकता है, यानी ये ओपेक है। ओपेक तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, पहले भी पढ़ा है। ओपेक कहने का मतलब इसके थ्रू कुछ भी पास नहीं हो सकता हो, उसको हम लोग ओपेक कहते हैं। तो लाइट का रे इससे पास नहीं हो सकता है। इसका रीजन क्यों है? क्योंकि ये पॉलिश्ड है, इसीलिए। तो रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है, जो लाइट का रे आता है, यानी लाइट का रे जो आया, तो ये जो लाइट का रे आया जैसे ही सरफेस पे पड़ा, उसके कारण क्या होता है कि ये रिफ्लेक्ट कर जाता है। नाम में ही पता चल रहा है, रिफ्लेक्ट करने का मतलब बाउंस बैक कर जाता है, यानी वापस चला जाता है। अभी कैसे जाता है, कितने एंगल से जाता है, क्या इसके पीछे का साइंस है, वो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस बता रहे हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है कि ये जो सरफेस है वो पॉलिश्ड रहना चाहिए। अगर ये सरफेस पॉलिश्ड नहीं रहा तो रिफ्लेक्शन फेनोमेना हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन के बारे में बात था। और रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो रिफ्रैक्शन में दोस्तों दो मीडियम होता है। ये चीज जो ये एक ही मीडियम में होता है, यानी मान लीजिए ये एयर है तो ये एयर में ही ये फेनोमेना देखा जा रहा है। लेकिन रिफ्रैक्शन में दो मीडियम होता है, यानी पहला मीडियम मान लीजिए एयर है और दूसरा मान लीजिए वाटर है। तो एयर से कोई लाइट रे आ रहा था एयर में, ठीक है, तो एयर में आया और ये पॉलिश नहीं है, ये पूरा कोई सरफेस, ठीक है। तो जैसे ही लाइट रे आया तो ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहा है, तो इसका स्ट्रेट लाइन जानते हैं हम लोग। स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी क्या होता है लाइट का, कि इसको स्ट्रेट लाइन में रहना चाहिए, जो इसका स्ट्रेट लाइन है ना। लेकिन ये क्या करता है, ये स्ट्रेट लाइन जो है, ये एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये क्या करता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन वाला पाथ है, ये स्ट्रेट लाइन वाला पाथ को फॉलो नहीं करता है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट का रे आता है, ये थोड़ा सा बेंड कर जाता है अंदर की तरफ। तो यही जो बेंडिंग है, इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो वो स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी यानी रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी जो है उसको फॉलो नहीं करता है और अपने पाथ से थोड़ा बेंड कर जाता है। यही बेंडिंग को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट रे मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। यही चीज हुई है रिफ्रैक्शन का डिफिनेशन। तो ये जस्ट हम लोगों का छोटा सा जानकारी था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। अभी हम लोग इसको एक एक करके बहुत ही ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं, तो इसको घबराने की बात नहीं है कि अगर नहीं भी समझ में आया हो तो। ठीक है दोस्तों, हम लोग को लाइट में क्या क्या पढ़ना है अब हम लोग वो चीज देखते हैं। तो लाइट में हम लोगों को रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, और रिफ्लेक्शन के अंदर क्या क्या पढ़ना है तो ये देखिए। तो रिफ्लेक्शन के अंदर भी दो पार्ट है, प्लेन मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर में भी दो पार्ट है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, प्लेन मिरर पहले दिखता कैसा है, तो ये आप लोगों के घर में भी है, मेरे भी घर में है। ठीक है, तो प्लेन मिरर यानी जो हम लोगों के घर में जो आईना यूज होता है उसको हम लोग प्लेन ऐसे दिखता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग प्लेन मिरर को डिनोट करते हैं। और कॉनकेव मिरर जो है, कॉनकेव मतलब यहाँ पे आप लोगों को केव आ रहा होगा, समझ में दिख रहा होगा। ठीक है, तो केव कहने का मतलब गुफा, गुफा यानी कुछ ऐसा दिखेगा कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मतलब इसका अपोजिट, ऐसा दिखेगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो हम लोग के घर में स्पून है यानी चम्मच, तो चम्मच का जो ये वाला पार्ट है, ये इधर वाला, ये वाला, तो इसको हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है, और ये जो बाहर वाला पार्ट है, जो उठा हुआ पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग कॉन्वेक्स वाला पार्ट कहते हैं। तो ये कॉन्वेक्स मिरर का एग्जाम्पल हो गया। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, इसको आप लोग रिलेट कर सकते हैं आसानी से। घर में चम्मच होगा, उसमें देखिएगा ये वाला पार्ट कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो ये स्फेरिकल मिरर का एग्जांपल था। स्फेरिकल कहने का मतलब ये स्फीयर से बना हुआ है। स्फीयर आप लोग सब समझते हैं, स्फीयर कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये बॉल के तरह स्फीयर दिखता है। ठीक है, तो
ये स्फेरिकल मिरर का एग्जांपल था कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव को ही कॉन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन में हम लोगों को स्फेरिकल लेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और लेंस भी दो तरह के होते हैं, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस को ही कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है और कॉन्वेक्स लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। चूंकि कॉनकेव वर्ड आ गया तो यानी ये कॉनकेव मिरर से कुछ रिलेटेड होगा। तो कैसे रिलेटेड है देखिए, कॉनकेव लेंस कुछ ऐसा दिखता है, यानी आप लोग देख रहे हैं इसमें मिरर का कुछ पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, और कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये नोटेशन था सारे मिरर का। अभी हम लोग इसको फिर डिटेल में पढ़ेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना सारा चीज हम लोगों को पढ़ना था। कहने का सिर्फ है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ना है लाइट में, लेकिन इसके अंदर इतने सारी चीज पढ़ने हैं। और फिर हम लोग सारे मिरर को लेके सबसे लाइट को पास करा के देखेंगे कि कैसा इमेज फॉर्म होता है। तो एक एक करके सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो सोच लीजिए कितना ज्यादा कुछ इसमें पढ़ना है। तो हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पूरे डिटेल में देखते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो हम लोगों ने पहले समझा था, तो उसको हम लोग डेफिनेशन में समझते हैं कि क्या होगा। Reflection is the phenomena of bouncing back of light into the same medium when light is incident on a surface। ये चीज तो हम लोग समझ ही लिए। इसका कहने का मतलब यह है कि जब एक सरफेस पे लाइट का रे इंसिडेंट करे, इंसिडेंट कहने का मतलब फॉल करे, ठीक है, तो वहां से लाइट जो है बाउंस बैक कर जाता है, यानी रिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक है, कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाता है। अभी क्या है, इस पे एक बात कि इस पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इसके बीच से। नॉर्मल कहने का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। जब हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे दो एंगल हम लोगों को दिख रहा है, इसको हम लोग आई से डिनोट कर रहे हैं और इसको आर से, ठीक है। और इसको ओ दे देते हैं, इसको ए नाम और इसको बी, इसको सी, ठीक है। तो जब किसी सरफेस पे लाइट का रे इंसिडेंट होता है तो वो बाउंस बैक कर जाता है। इसी चीज को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और ये सेम मीडियम में होता है। सेम मीडियम कहने का मतलब ये एक ही मीडियम है, यानी यह एयर में ये बात हो रहा है तो सिर्फ एयर में ही होगा, ग्लास में ना चला जाएगा ये बात, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये आई जो है, यानी एंगल आई, सॉरी एंगल आई जो है ये इंसिडेंट एंगल है, इसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कहते हैं, ठीक है। और एंगल आर को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये जो OA है इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, यानी जो रे फॉल कर रहा है इस सरफेस पे। और ये जो बी है इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, यानी जो बाउंस बैक करके जा रहा है सरफेस से, इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और ये जो OC हम लोगों ने ड्रॉ किया था वो नॉर्मल ड्रॉ किया था, यानी नॉर्मल टू द सरफेस। तो रिफ्लेक्शन में ये सारा चीज काम आएगा, इसलिए इसको हमेशा नोट करके और समझ के रखिएगा। तो ये बहुत आसान चीज था, यानी इंसिडेंट रे आया और फिर रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ किए थे, तो वो भी तो आसान है, देख के ही पता चल रहा है कि इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, और OC तो समझ में आ ही रहा है आप लोगों को। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात था। दोस्तों जो अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन के अंदर वो क्या है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन का कुछ लॉज है, 2 लॉ है। तो देखते हैं क्या क्या है। पहला लॉ क्या कहता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। कहने का मतलब यह है कि ये जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल जो है सरफेस पे, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करता है। ये देख के भी आप लोग बता सकते हैं कि ये एक ही प्लेन पे, एक ही प्लेन कहने का मतलब को-प्लेनर। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये ब्लू वाला जो मार्कर है ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये ब्लैक वाला जो मार्कर है ये नॉर्मल रे है, और ये रेड वाला जो मार्कर है ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक प्लेन में लाई कर रहा है। इधर से आप लोग देखिएगा तो पता चलेगा कि ये हमेशा एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है।
तो यही कहने का मतलब है कि ये तीनों जब एक ही प्लेन में ला करेगा तो ये फर्स्ट लॉ हो गया। ठीक है, और दूसरा लॉ क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी ये जो एंगल आई है ये हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। ठीक है, इसका यही कहने का मतलब है कि एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसा भी सरफेस है, ये तो यहाँ पे हालांकि स्ट्रेट सरफेस रहा, मान लीजिए ऐसा ही सरफेस रहे कुछ, ठीक है, तो मान लीजिए ऐसा कुछ इंसिडेंट रे आया, ठीक है, ऐसा कुछ इंसिडेंट रे आया, तो सबसे पहले हम लोग इस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो नॉर्मल ड्रॉ की, और उसके बाद हम लोग ये एंगल फाइंड करेंगे, तो ये हो गया आई, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो हमेशा इसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे भी जाएगा, ठीक है, जो कि आर हो जाएगा। कैसा भी सरफेस रहे, कहीं पे भी फॉल करे लाइट, हमेशा जो भी होगा सबसे पहले हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद सेम एंगल ड्रॉ करेंगे दोनों साइड। ठीक है, तो यही दूसरा नंबर लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। दोस्तों, जो अगला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब भी हम लोग इमेज फॉर्मेशन का बात करेंगे मिरर और लेंस में, तो ये चीज हमेशा आएगा। वो क्या है, तो रियल और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है कि रियल इमेज के केस में इंटरसेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट जो होता है और वहीं पे जो है इमेज फॉर्म होता है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे ये एक प्लेन मिरर है, तो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इससे जो रे निकल रहा है, मान लीजिए एक ऐसा निकला, ठीक है, एक ऐसा निकला, ठीक है, एक ऐसा निकला और जाके प्लेन मिरर पे इंसिडेंट हुआ। तो ये जो है कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है कहने का मतलब क्रॉस नहीं कर रहा है एक दूसरे को, यानी इस तरह से कहीं पे नहीं हो रहा है। इस तरह से क्रॉस होगा तो इसको हम लोग इंटरसेक्शन कह रहे हैं। तो इंटरसेक्शन जब नहीं हो तो वहां पे इसका कहने का मतलब ये है कि वो रियल इमेज नहीं है। ठीक है, और तो इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है तो इमेज फिर पे कैसे फॉर्म होगा, ये पे बात आ जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, जो ये रे जो इंसिडेंट हो रहा है इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, इमेजिनरी लाइन से। यानी इसको हम लोग यहाँ लेके चले जाएंगे, इस वाले को यहाँ लेके चले जाएंगे, ठीक है, इस वाले को यहाँ लेके चले जाएंगे, ठीक है, और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट आया ये वापस भी जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि फिर ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वापस इसको भी हम लोग बढ़ा देंगे, तो हम लोगों को दिखेगा कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे फिर इमेज फॉर्म कर जाएगा। तो रियल इमेज में क्या होता है कि रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, और वर्चुअल इमेज के केस में क्या होता है कि इमेजिनरी इंटरसेक्शन होता है। यानी ओरिजिनली ये तो रे ऑफ लाइट आपको पता है कि इधर साइड ही है सारा, ये सब तो इमेजिनरी है, हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं ये रे ऑफ लाइट को। ठीक है, तो इमेजिनरी लाइन से जब हम लोग इंटरसेक्शन कराते हैं लाइट का, ठीक है, तब उस तरह की इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, रियल इमेज इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड कहने का मतलब उल्टा दिखेगा। ठीक है, जैसे हम लोग सामने से खड़े हो जाएंगे, रियल इमेज जब भी फॉर्म होगा तो उल्टा दिखेगा, यानी पैर ऊपर दिखेगा, सर नीचे दिखेगा। ठीक है, और इमेजेस जो है वर्चुअल इमेज में वो इरेक्ट होंगे। इरेक्ट करने का मतलब सीधा, जैसा हम लोग दिख रहा है वैसा ही उसमें दिखेगा। रियल इमेज कौन प्रोड्यूस करता है, तो कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस करता है और कॉनकेव लेंस भी प्रोड्यूस करता है। यह भी हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग इसको पढ़ेंगे कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। और वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्म होता है, तो प्लेन मिरर से फॉर्म होता है, कॉन्वेक्स मिरर से फॉर्म होता है, या कॉन्वेक्स लेंस से भी फॉर्म होता है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं ये प्लेन मिरर का ही एक्चुअली एग्जांपल है। इसको हम लोग पूरा इलॉबोरेट करेंगे कि कैसे इमेज फॉर्मेशन एक्चुअली हो रहा है। ये इतना जल्दी समझ में आएगा नहीं, बस हम बताए कि इंटरसेक्शन कैसे होता है, इसके लिए यहाँ पे हम लोग प्लेन मिरर का हेल्प लिए। हालांकि इसको हम लोग पूरा डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के केस में इमेज प्रोड्यूस होता है और उस तरह की इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। एक और बात यह है कि रियल इमेज जो हमेशा स्क्रीन पे ऑब्टेन होता है। स्क्रीन कहने का मतलब इस साइड, ठीक है, जिस साइड पे रे इंसिडेंट हो रहा है उसी साइड में होता है। और वर्चुअल इमेज जो स्क्रीन पे प्रोड्यूस नहीं होता है, यानी वो मिरर के अंदर चला जाता है, लेंस के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में हम लोगों की डिस्कशन थी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट भी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लें। होती है आप सबसे मुलाकात अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।